हेलो नमस्कार दोस्तों। दस्तक कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दिलीप कुमार और आज आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट था उसको मैं शुरू करूंगा और इसके माध्यम से जो भी ग्रुप बी के विद्यार्थी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके इसके लिए दस्तक सीरीज चलाया गया है। और इसमें हम लोग आज पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें देखना है कि पहला सूची में राइटर का नाम लिखा और दूसरा सूची में उनके पुस्तक का नाम लिखा। तो अबुल कलाम आजाद कौन से पुस्तक लिखे थे? अल हिलाल। और फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल। तो इससे ए का 2 और बी का 1। तो देखिए ए का 2 बी का 1 कौन सा ऑप्शन में है? ए का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। कौन थे भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक? तो देखिए ब्रह्म समाज जो था वो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक? भारतीय जागृति का जनक यानी कि भारतीय लोगों को कौन जागृत किए थे? तो भारतीय लोगों को जागृत करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को ही मॉडर्न हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडिया का दूत कहा जाता है। मॉडर्न इंडिया का दूत किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन है कि देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन जो संयुक्त प्रांत, अभी उस समय संयुक्त प्रांत नाम था और इस समय यूपी नाम है, एक कब ये जो आंदोलन है किस वर्ष यहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1866। देखिए संयुक्त भारत जब जो आजाद भारत नहीं था, स्वतंत्रता से पहले, आजादी से पहले हम लोग यूपी को क्या बोलते थे? यूनाइटेड प्रोविंस। और यूनाइटेड प्रोविंस का ही आज नाम उत्तर प्रदेश रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक, देखिए ब्रह्म समाज जब स्टार्ट हुआ था तो इसी का प्रभाव पड़ा। और ब्रह्म समाज जब स्टार्ट हुआ था तो उसके पहले जो राजा राम मोहन राय थे वो ब्रह्म समाज से पहले एक और समाज स्टार्ट किए थे जिसका नाम था आत्मीय सभा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष, हम बता चुके हैं कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किनको कहा गया है? राजा राम मोहन राय को। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में, ये भी बता चुके हैं। अब देखिए राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था, तो प्रथम संस्था पूछा जाता तो आप लोग आत्मीय सभा टिक करिएगा, क्योंकि ब्रह्म समाज जो था वो 1828 में बना था और इसके पहले ही राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कर चुके थे, इसीलिए इनकी पहली संस्था का नाम क्या है? आत्मीय सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। तो ब्रह्म समाज तो स्थापित किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा और दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया था 1875 में। कब किया गया था? 1875 में। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। ये नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग का आंसर मिल गया। आर्य समाज की स्थापना कब, किस वर्ष हुई थी? 1875 में। अगला क्वेश्चन है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगल साम्राज्य जब था 1828 के बाद से राजा राम मोहन राय ज्यादा प्रचलित हुए, उसके बाद से उस समय मुगल शासन था। तो मुगल शासन के जो राजा थे अकबर द्वितीय, कौन थे? अकबर द्वितीय। इन्होंने अपने पेंशन को एक्सटेंड कराने के लिए और उसको इंक्रीज कराने के लिए इनको इंग्लैंड भेजा था अपने तरफ से। तो इन्हीं ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि सौंपा था और राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजे थे और वहीं जाकर राम मोहन राय को, राय की मृत्यु हो गई और वहीं पे उनकी कब्र दफना दी गई। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो वेदों की ओर चलो ये कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। वेदों की ओर चलो और स्वदेशी, स्वदेशी और वेदों की ओर चलो, ये दोनों कथन किनका है? दयानंद सरस्वती का है।
और दयानंद सरस्वती का कथन था कि विदेशी कितना भी हो, विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो स्वदेशी का स्थान नहीं ले सकता। तो इसीलिए इनका सबसे प्रिय कथन था स्वदेशी शासन। क्या था? स्वदेशी शासन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखिए सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश के साथ साथ और सारी बुकें लिखे थे, जिसमें बहुत सारा बुक था, उनका नाम आप कमेंट में बताइए। और इनका आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज का संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। देखिए जो प्रार्थना समाज था वो ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर बना था। ब्रह्म समाज जो था उससे प्रेरित होकर ही प्रार्थना समाज का निर्माण हुआ था। कहां पे? बंबई में। कहां पे? बंबई यानी कि महाराष्ट्र में। उस समय महाराष्ट्र जो बंबई था, बंबई प्रेसिडेंसी, वहां पे प्रार्थना समाज का निर्माण आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया, संस्थापना किया गया। और इससे वो प्रेरणा किससे लिए थे? तो प्रेरणा लिए थे ब्रह्म समाज से लिए थे। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? अब देखिए मार्टिन लूथर उनको कहा जाता है जो विदेशी थे। मार्टिन लूथर ये भी एक थिंकर है जिन्होंने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में डिफरेंस को क्रिएट किया और उसके बाद से धर्म में सुधार के लिए काम किया। तो उसी तरह हमारे यहाँ जो धर्म में सुधार के लिए काम करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की थी? इनकी स्थापना किए थे? सत्य शोधक समाज। और इनकी सबसे फेमस पुस्तक है जिसकी नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है उसकी? गुलामगिरी। तो गुलामगिरी पुस्तक इनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा ज्योतिबा फूले का जो पुस्तक है गुलामगिरी और किसके बारे में लिखा गया है? तो इसमें जो हमारी सामाजिक भेदभाव और राजनीतिक भेदभाव के बारे में जो भी बातें हैं उनके बारे में इसमें रचना की गई है। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित किया था? तो 14 वर्ष। क्या निर्धारित किया था? 14 वर्ष। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है। पहले के जमाने में जो मॉडर्न हिस्ट्री जो 1947 के पहले जो भी हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले और उसके बहुत पहले भी प्राचीन भारत में भी लड़कियों का विवाह 4 वर्ष से स्टार्ट हो जाता था और 4 वर्ष से 10 वर्ष तक विवाह कर दिया जाता था। तो इसके लिए शारदा एक्ट लाया गया और उसके बाद से उसके बाल विवाह को प्रतिबंध किया गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु माना जाते हैं? महात्मा गांधी के। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु किनको माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। और उन्होंने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब देखिए 1875 यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, 1875 नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण की स्थापना 1897 में हुई थी और वेल्लोर में हुई थी। कहाँ हुई थी? वेल्लोर में। और वेल्लोर कहाँ है? कर्नाटक में है, जहां पे इनकी स्थापना की गई थी। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था और उन्होंने सभी लोगों को समझाया था कि सभी धर्म एक हैं और सभी धर्म का एक ही मार्ग है, सत्य की ओर चलना। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिनको कहा जाता था एसएन बनर्जी। अब देखिए जो इंडियन एसोसिएशन जो थी
वो आईएनसी के पहले सबसे बड़ी संगठन माना जाता था, और आईएनसी के जस्ट पहले अगर कोई राष्ट्रीय संगठन के रूप में जाना जाता है तो भारत संघ जाना जाता है। क्या जाना जाता है? भारत संघ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? सबसे कम आयु में, क्या पूछा है? सबसे कम आयु में। तो सबसे कम आयु में बनने वाले कौन थे? अबुल कलाम आजाद। और 6 वर्ष तक ये लगातार 6 वर्ष तक लगातार ये आईएनसी के क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। और ये सबसे ज्यादा वर्ष तक रहने वाले अध्यक्ष भी जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एलन एक्टोवियन ह्यूम ने की थी। किसने किया था? एओ ह्यूम ने 1885 में 22 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। किसने कांग्रेस की सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन जो था वो 1885 के आसपास में लॉर्ड डफरिन वायसराय था, जिन्होंने कांग्रेस को मतलब मजाक उड़ाया था। क्या कहकर? कि ये एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि करती है। 1922 में गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। और ये जो अधिवेशन हुआ था वो गया बिहार में हुआ था, और इसी के अधिवेशन के बाद से कांग्रेस में फूट पड़ा और कांग्रेस में एक नई पार्टी का गठन भी किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो डफरिन। अभी बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था। तो डफरिन ने ही कांग्रेस की आलोचना की थी। डफरिन ने ही कांग्रेस की आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? देखिए यहां पूछा है एक महिला को, भारतीय महिला और विदेशी महिला नहीं पूछा है। तो अगर एक महिला का नाम आए तो नाम किसका आएगा? एनी बेसेंट का। किसका नाम आएगा? एनी बेसेंट का। और किस अधिवेशन में चुना था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में चुना था। और किसको चुना था? तो एनी बेसेंट को चुना था। किसको चुना था? एनी बेसेंट को। और इंडियन बोले, पहली भारतीय महिला बोले, तो भारतीय महिला में किसका नाम आ जाएगा? सरोजिनी नायडू का। किसका नाम आ जाएगा? सरोजिनी नायडू का। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, क्या पूछ रहा? यूरोपीय। यूरोपीय का मतलब विदेशी होगा। तो जॉर्ज यूले थे, वो पहले यूरोपीय अध्यक्ष जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष अभी बताए क्या कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। ये किसने कहा था? तो इसको कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। और सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति के रूप में किन्हें जाना जाता है? बाल गंगाधर। और इनकी पुस्तक थी, इनकी पुस्तक नहीं, इनकी अखबार निकलती थी केसरी। केसरी और मराठी। कौन थी? मराठी। केसरी जो थी वो मराठी भाषा में थी और मराठी जो थी वो इंग्लिश भाषा में आती थी। किसमें आती थी? इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, तो ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव अधिवेशन के नाम से प्रसिद्ध है। और ये अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। और बेलगांव जो जगह है वहां पे ये अधिवेशन हुआ था। यही एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता को संभाला था। और इसमें कॉटन को लेकर, सूती वस्त्र को लेकर, कपड़ा पहनने को, सूती वस्त्र के कपड़ा को पहनने को लेकर चर्चा हुई थी। और इसके बाद से महात्मा गांधी ने सूती वस्त्र का प्रचार प्रसार किया था।
किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, यानी कि कांग्रेस अब समाप्त हो जाएगी। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। देखिए, डफरिन के बाद से आया था कर्जन। कौन आया था? कर्जन। और कर्जन का ही कथन था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और इसमें आपको बताना है अध्यक्ष और सभा का स्थान। यानी कि अबुल कलाम आजाद जब अध्यक्ष थे तो उस समय सभा कहां हुआ था? रामगढ़ में। कहां हुआ था? रामगढ़। सरोजनी नायडू जो थी तो कहां हुआ था? कानपुर में। कहां हुआ था? कानपुर में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मोतीलाल नेहरू, देखिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो जाएगा बंबई और मोतीलाल नेहरू हो जाएगा अमृतसर 1919। अमृतसर 1919। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी 4312। क्या हो जाएगा आंसर? 4312। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर का कूट मिलान करना है। कांग्रेस के अध्यक्ष और उनके अधिवेशन। कांग्रेस अध्यक्ष और उनके अधिवेशन। अध्यक्ष में मोहम्मद एम.ए. अंसारी कब बने? तो ये मद्रास में बने थे। कब बने थे? मद्रास में। तो ए का हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। पुरुषोत्तम दास टंडन ये कहां बने थे? नासिक में। तो ए का 3 और बी का 4। देखिए किस ऑप्शन में? ए का 3 बी का 4 इस ऑप्शन में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस कहां बने थे? हरिपुरा में, याद रखना है। और सरोजनी नायडू कहां बनी थी? कानपुर में। तो ये आपको देख लेना है। निम्न में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? लगातार 6 वर्ष तक। कितना? लगातार 6 वर्ष तक कौन था? तो अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर 1946 तक रहे थे। 1946 तक ये रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। और इसके पहले कौन था? तो अबुल कलाम आजाद थे। अबुल कलाम आजाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, क्योंकि ये पहला अधिवेशन था और इसके बाद से प्रतिनिधियों की संख्या क्या हुई? बढ़ने लगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो आपको बताए थे कि सबसे क्रांतिकारी पर्सन कौन माने जाते हैं आधुनिक भारत में? तो बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने ही गणेश उत्सव, छत्रपति शिवाजी महोत्सव ये दोनों मनाने का कार्य किया और इसके माध्यम से लोगों को प्रैक्टिस कराए जाते थे कैसे लाठी से, डंडा से लड़ना है और अंग्रेजों का मुकाबला कैसे करना है। और ये एक तरह से देखते देखते क्रांतिकारी उत्सव के रूप में जाना जाने लगा। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में हो गई थी और सबसे जो उस समय के जो मूवमेंट हुआ था, जो शौकत अली और मोहम्मद अली जो भाई थे, उन दोनों लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था उस समय। और उसी आंदोलन के बाद से आईएनसी, उसी आंदोलन से बाद से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने से पहले बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी और उनके अर्थी को उठाने का काम शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों ने किया था। और इन्हीं से बाल कोष बनाया गया था, तिलक कोष बनाया गया था। और तिलक कोष बना के कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू करने के लिए फंड इकट्ठा किया था। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो ये कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल। और इसका नतीजा ये हुआ कि वैलेंटाइन चिरोल के ऊपर मानहानि के मुकदमा कर दिए बाल गंगाधर तिलक
और वो मुकदमा लड़ने के लिए इंग्लैंड भी गए और मुकदमा जीते भी, लेकिन इससे हमारा क्रांति क्या हुआ, थोड़ा कमजोर हुआ। निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष थे। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेरे पंजाब, कौन? शेरे पंजाब। तो शेरे पंजाब किनको कहा जाता था? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को ही चोट लगी थी सांडस की लाठी से, जिनसे इनकी मृत्यु हो गई थी। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। कहां हुआ था? झाबुआ जिले में हुआ था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ का शुरू किया था? मित्र मेला संघ शुरू करने वाले वीर दामोदर सावरकर थे। कौन थे? वीर सावरकर थे। कौन थे? वीर सावरकर थे। कौन थे? वीर सावरकर। और यही आगे चलकर जो मित्र मेला था, ये आगे चल के अभिनव समाज का रूप धारण कर लिया। अनुशीलन समिति थी, किसकी थी? अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। कैसी संगठन थी? क्रांतिकारी संगठन थी। कैसी संगठन थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी संगठन थी। अगला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक हैं? तो ये बता चुके हैं, वैलेंटाइन रोल। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो 1924 में इसकी HRA क्या है? HRA। तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो ये भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, शिव वर्मा नहीं थे। कौन थे? शिव वर्मा नहीं थे। निम्नलिखित में से वो कौन थे जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे? काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से कौन बचा था? तो चंद्रशेखर आजाद। और ये इसलिए बच गए थे कि ये अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे थे, नहीं तो इन्हीं को खोजने के लिए अंग्रेज बहुत तलाश किए और बहुत मेहनत भी किए थे। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो इसकी रचना बिस्मिल ने की थी, राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी, जो आज भी एक प्रचलित कहावत है और ये कथन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु, देखिए क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? और ये बम एक सांकेतिक था कि ये सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है और हमारी बातों को नहीं सुनती है। तो इसमें कौन थे? भगत सिंह भी थे, सुखदेव भी थे और राजगुरु भी थे। तो सुखदेव और राजगुरु नहीं थे। कौन कौन थे? भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे। कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इसका आंसर हो जाएगा ए और डी। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA क्या है? HRA। और HRA से क्या बन गया? HSRA। क्या बना? HSRA। तो HSRA नाम किसने रखा? तो इस चंद्रशेखर आजाद ने रखा। किसने रखा? चंद्रशेखर आजाद। इसका कारण ये था
कि HRA को बैन कर दिया गया था काकोरी कांड के बाद, और उसी आंदोलन को फिर से जीवित रखने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और ये सब मिलकर HSRA के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? जो आज भी किसी भी आंदोलन हो, किसी भी क्रांति हो, अभी जैसे CJP का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें आप लोग सुन रहे होंगे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा बहुत लगा और इसके लिए लोग बहुत ही जागरूक होते हैं। भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी हुई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो अभी आपको बताएं कि 1908 में किंग्स फोर्ट के गाड़ी पे बम चलाने वाले कौन थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। और इनको, खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। तो सबसे कम उम्र के फांसी पर चढ़ने वाले शहीद जो थे वो खुदीराम बोस थे। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और सूची 1 में है संगठन और सूची 2 में है उनके संस्थापक के नाम। तो अभिनव भारत समाज का स्थापना किसने की थी? BD सावरकर ने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो अरविंद घोष ने की थी। और गदर पार्टी की लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी CR दास। तो आप मिला लीजिए 1 2 3 4। क्या होगा आंसर इसका? 1 2 3 4। A का 4 हो जाएगा, A का 4 हो जाएगा, B का 1 हो जाएगा और C का 2 हो जाएगा। तो 4 1 2 किसमें है? 4 1 2 B में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी उनका नाम क्या था? जतीन दास। कौन थे? जतीन दास। और जतीन दास की जब जो लाश थी वो स्टेशन पे आई थी, तो लगभग लाखों लोगों ने इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इनके साथ, इनके गाड़ी के साथ खड़े हो गए थे। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? तो ये स्टुटगार्ट में जर्मनी में फहराया था। स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था। और इनको भारतीय समाज के, जो भारतीय क्रांति है, उनकी माता, उनकी जनक माता कही जाती है। क्या कही जाती है? माता कही जाती है। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कहां हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। किसने? सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण बर्मन ने की थी। तो भारत से बाहर जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे वो भारतीय लोगों द्वारा बनाए गए संगठनों के द्वारा आंदोलन किए जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि कामागाटा मारू प्रसिद्ध है। कामागाटा मारू क्या है? कामागाटा मारू एक जलपोत है। क्या है? एक जलपोत है, जिसमें भारतीय सैनिकों द्वारा इसको खरीदा गया था जापान से, और इसके माध्यम से वो लोग कनाडा के पोर्ट पे पहुंचे थे, जहां पे उनको उतरने नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो अभी बताया कि भिखाजी कामा ने भारतीय क्रांति की जननी कही जाती है, और इन्होंने ही, भिखाजी कामा ने ही पहली बार स्टुटगार्ट में भारतीय तिरंगा फहराया था, और वो जर्मनी में, जिसमें 3 कलर थे उस समय। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापित हुई थी। कब हुई थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में स्थापित हुई थी, और ये भी एक विदेशी संस्था ही थी। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना में से संबंधित था? तो बाबा गुरदीप सिंह। कौन थे? तो
तो बाबा गुरदीप सिंह इससे संबंधित थे। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बंग भंग आंदोलन यानी बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। और इसके बाद से ही स्वदेशी मूवमेंट का आगाज हुआ। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्नल था, कर्जन था। कौन था? कर्जन। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही कर्जन को ही औरंगजेब की उपाधि दी थी। यानी कि भारतीय आधुनिक भारत का औरंगजेब किसको कहा गया था? कर्जन को कहा गया था। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, हम आपको बताए। तो 1904 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1904 के बाद 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जब आंदोलन हो रहा था तो उस समय स्वदेशी और बहिष्कार को सबसे ज्यादा प्रमुखता से उठाया गया था। और स्वदेशी में भारतीय सामानों को प्रमोट किया गया और बहिष्कार में विदेशी सामानों को क्या किया गया? हतोत्साहित किया गया और उसका प्रयोग रोका गया। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण था लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन चाहता था कि बंगाल की क्रांति को दबाया जा सके और बंगाल को दो भागों में हिंदू और मुस्लिम के रूप में इसको विभाजित करने का काम किया। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। और 1911 में जो जब दरबार लगा था, दिल्ली दरबार लगा था, उसी दिल्ली दरबार में इसका ऐलान हुआ और इसके कारण बिहार का गठन हुआ, बंगाल गठन हुआ और असम को अलग कर दिया गया। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था और किसके लिए पारित किया था? तो स्व शासन को सुनिश्चित करने के लिए स्वराज प्रस्ताव। स्व शासन का मतलब कि अपना शासन हो, इसके लिए इन्होंने स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी किस नाम से जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। अभी बताया कि स्वराज, बहिष्कार, स्वदेशी, इन सब का जो आगाज हुआ वो कलकत्ता अधिवेशन में बंग भंग आंदोलन के बाद से आगाज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत में हुआ था। कब हुआ था? सूरत में 1907 में हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल दोनों अलग अलग हो गए और कांग्रेस में फूट पड़ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में, आगा खान के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान। किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान। और ये बंगाल के नवाब थे, जो बंगाल आज बांग्लादेश से ढाका, वहां के ये नवाब थे। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन की शाखा, लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। किसने की थी? अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अमीर अली के। और मुस्लिम लीग भारत के साथ साथ विदेशों में भी था और लंदन में इसकी स्थापना किसने की थी? अमीर अली की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी थी? अध्यक्ष कौन बना था? तो आगा खान। कौन बना था? आगा खान। देखिए होता क्या है कि मुस्लिम लीग का जब अध्यक्ष पूछता है तो कोई सलीमुल्लाह खान बोलता है, कोई आगा खान बोलता है। लेकिन देखिए आपको ध्यान देना है कि सलीमुल्लाह खान जो थे वो स्थापना किए थे, लेकिन अध्यक्ष कौन है? आगा खान। तो कभी कभी ऑप्शन में आगा खान को भी
स्थापना के रूप में, संस्थापक के रूप में देखा जाता है तो आप आंसर आगा खान भी लगा सकते हैं। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? तो कराची में हुआ था। कहां हुआ था? कराची में। कराची में हुआ था। मार्लेन, हाँ मुस्लिम लीग का पूछा, हम कंफ्यूज हो गए थे कि कांग्रेस का अधिवेशन। मुस्लिम लीग का 1907 में कराची में हुआ था और 1907 में कांग्रेस का सूरत में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था और ये ऐसा बिल था जिसमें हिंदू और मुस्लिम को एक तरह से पृथक करने का प्रयास किया गया और इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली की सिस्टम लाया गया जिससे कि मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन प्रणाली में हिस्सेदार बनाया गया। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनी। 1911 में घोषणा हुई और 1912 में इसको ऑफिशियल रूप से माना गया। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कराने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। देखिए मुस्लिम लीग में जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे और बाल गंगाधर गरम दल के थे और एनी बेसेंट जो थी वो नरम दल से थी। कहां से? नरम दल से। तो नरम दल, मुस्लिम लीग और गरम दल ये तीनों में गठबंधन हुआ। कब हुआ? 1916 में हुआ। अगला क्वेश्चन कि कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की और वह वर्ष कौन था? तो वो वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये स्वीकार किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था और यह क्या था आंदोलन? ये कौन सा आंदोलन था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 का आसपास में हुआ था। तो उस समय ये आंदोलन कौन सा था? तो होम रूल आंदोलन था। कौन था आंदोलन? होम रूल आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है कि तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों में एक में मिला दिया गया। कब मिला दिया गया? तो 1918 में मिला दिया गया। 1916 में दोनों ने, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी और इनके द्वारा ये पूरे देश में आंदोलन चलाया गया और स्वशासन की स्थापना के लिए इसमें बात की गई। तो उनको 1918 में दोनों लीग को मिला दिया गया और 1919 और 20 के आसपास में जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ उनमें इन सभी लोगों का भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो होम रूल लीग जो सर्वप्रथम आरंभ करने वाले कौन थे? तो सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया था। देखिए अगर ऐसे विचार का बात करें तो विचार सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने दिया था और स्टार्ट बाल गंगाधर भारत में किए थे, लेकिन विचार सबसे पहले एनी बेसेंट का था। तो इसीलिए विचार के मद्देनजर रखते हुए इसका आंसर ए होना चाहिए। करमचंद गांधी दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर के, राजकोट के, बैंकानौर के और उपयुक्त सभी राज्यों के। तो सभी राज्यों के दीवान थे। और करमचंद गांधी कौन थे? तो करमचंद गांधी महात्मा गांधी के पिता थे। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन। क्या किया था? इंडियन ओपिनियन। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो फिनिक्स फॉर्म जो है वो है डरबन में। कहाँ है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी वहां 21 वर्ष रहे थे और वहां जो काले और गोरे का जो भेदभाव था उसको समाप्त करने में बहुत बड़ा योगदान दिए थे। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था? सत्य की प्राप्ति का एक रास्ता मात्र है। क्या है? अहिंसा। और अहिंसा गांधी जी मन, वचन और कर्म तीनों के माध्यम से अहिंसा को फॉलो करते थे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था?
तो पीटर मार्टिन बर्ग। कौन सा स्टेशन था? पीटर मार्टिन बर्ग। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, बता चुके हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? अब देखिए, इसमें देखना बताना है कि चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद और असहयोग आंदोलन कैसे कैसे कब प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था चंपारण सत्याग्रह। तो इसका पहला 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन 1917, 1918 और 1920। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित आंदोलन का था अहमदाबाद संघर्ष। कौन था? अहमदाबाद संघर्ष। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो ये स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी नहीं आए थे, क्योंकि गांधी जी 1916 में भारत आए थे और स्वदेशी आंदोलन 1905 में प्रारंभ हुआ था, इसीलिए गांधी जी इससे संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और कब कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जब रेडियो से ऐलान किए थे दिल्ली चलो का, वहां से जब वो रंगून से अपने सैनिकों को लेकर भारत आ रहे थे अंग्रेजों से लड़ने के लिए, तो उस समय जो रेडियो प्रसार में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किए थे और वो आज भी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि कब दिया था? तो गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे, तो गांधी जी का पहला आंदोलन था भारत में जो सभी लोगों को प्रभावित किया और सभी किसानों को और आम जनता को लगा कि अगर गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं तो ये हम लोगों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसी उपलक्ष्य में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह में। कब जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह में। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रण किया था? अब देखिए, चंपारण में आमंत्रण करने वाले राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? शुक्ल थे। और ये कहाँ गए थे? 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी को जाकर निमंत्रण दिए थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो ये जन भाषण पहला दिए थे बनारसी में। कहाँ दिए थे? बनारसी में दिए थे। कहाँ दिए थे? वाराणसी में दिए थे। और ये कब दिए थे? जब महात्मा गांधी 1916 में आए थे, तो उसी समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसका एक कॉलेज खोला गया था, हिंदू कॉलेज, और उसी में महात्मा गांधी ने भाषण पहली बार दिया था और वो बनारसी में दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित था? तो चंपारण में संबंधित था और नील की खेती से संबंधित था। किससे संबंधित था? नील की खेती से संबंधित था। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में करने वाला आंदोलन कौन था? तो अहमदाबाद की हड़ताल था। क्या था? अहमदाबाद की हड़ताल। इसमें मिल मजदूरों के जो
लोग थे उनको बोनस दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। तो ये चंपारण में किए थे। कहां किए थे? कहां किए थे? चंपारण में किए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश से हुआ था। कहां से हुआ था? और आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से कौन स्टार्ट किए थे? विनोबा भावे। किसने स्टार्ट किया था? विनोबा भावे। किसने स्टार्ट किया था? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन में सबसे मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह। किसमें निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह में। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह में दी थी। द अनर्कल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 तो सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड। काफी संख्या में लोग अमृतसर में जालियांवाला बाग 13 अगस्त 1919 एकत्रित हुए थे और उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। निम्न में से किसके द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई? तो रविंद्रनाथ टैगोर। नाइटहुड और सर दोनों की उपाधि त्यागने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ। और सर हिंद की उपाधि कौन त्यागा था? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी सर हिंद के त्यागे थे और नाइटहुड और सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी। किसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी को त्याग दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। किस लिए की गई थी हंटर आयोग की नियुक्ति? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। और इसमें अंग्रेजों ने बहुत ही कंजूसी किए और बताया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में मात्र 300 लोग ही मरे थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार को निम्न में से किसने मार डाला था? तो उधम सिंह ने मारा था। क्रांतिकारी उधम सिंह ने मारा था। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? वो चाहते थे कि हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई एक होकर लड़े और राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का भी सहयोग मिले, इसीलिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत का अध्यक्ष चुना गया था और ये दिल्ली में अधिवेशन हुआ था। और इससे हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक संदेश मिला कि राष्ट्रीय आंदोलन में हमको साथ रहना चाहिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1 अगस्त 1920 को, और इसी समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो पहले ही मूवमेंट ने गांधी जी ने नारा दिया था कि एक वर्ष में हम लोग स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन हालांकि स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें राष्ट्रीय रूप से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित है। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो ये है 4 फरवरी 1920। सरकार के माने तो 4 फरवरी जो
कभी कभी 5 फरवरी भी आपको मिलेगा, लेकिन सरकार के द्वारा डाटा जो दिया गया, मनाया गया इसको एक्शन डे के रूप में, तो 4 फरवरी 1922 को मनाया गया। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चौरी चौरा हत्याकांड। अब देखिए, चौरी चौरा हत्याकांड पहले नाम था, लेकिन सरकार इसका नाम चेंज करके अब एक्शन बना दिए। क्या बना दिए? चौरी चौरा एक्शन। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो बाल गंगाधर तिलक। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को ही उनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरी चौरा हत्याकांड। कौन था? चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड को असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तु के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तु को जलाए जाने का विरोध किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था और ये कांग्रेस का एक पार्ट के रूप में कार्य कर रहा था। स्वराज पार्टी की स्थापना का संस्थापित किया था किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से जाना गया? तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते थे। मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1930 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो ये थे विट्ठल भाई पटेल, जो पहले भारतीय थे जो जीत के सेंट्रल असेंबली में गए थे। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो 1929 के दिल्ली अधिवेशन में अपना प्रस्ताव रखा था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था और इसमें जो भी थे सातों के सातों क्या थे? अंग्रेज थे और गोरे थे। इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो ये एक प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था क्योंकि 1929 में भारत के लिए कानून बन के आना था 1919 के बाद, तो इसीलिए उसी को सुधार करने के लिए ये भारतीय सुधार, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए भारत में आया था। लाला लाजपत राय घायल हुए थे, किसमें घायल हुए थे? तो लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज जो था उसमें ये घायल हुए थे और इस आरोप किसमें लगा था? तो उस समय का जो सांडर्स था उसके लगा था। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया, इसका विषय क्या था? तो मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक समस्याएं। ये तैयार कौन किया था? मोतीलाल नेहरू। और ये जो नेहरू रिपोर्ट थी इसकी काम क्या था कि भारत में कैसे संवैधानिक संस्थाएं होंगी, व्यवस्थाएं होंगी, उसको बनाने के लिए ये किया गया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहां की थी? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले लाहौर में 1929 में की थी और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। कहां से प्रारंभ किया था? तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। देखिए, दांडी यात्रा हुआ और दांडी यात्रा के बाद से
नमक कानून तोड़ा गया और नमक कानून के बाद से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट प्रारंभ किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया। कब किया? 12 मार्च 1930 को किया था। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध था नमक कानून को तोड़ने से। और नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बास तैयब जी। किसने लिया था? अब्बास तैयब जी। और ये तमिलनाडु मद्रास के बहुत बड़े कांग्रेसी नेता के रूप में जाने जाते थे। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये पश्चिमी उत्तर पश्चिम भारत जो था, जो पाकिस्तान और पेशावर का जो जगह था, वहां पे ये काम कर रहे थे। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये थी पटना की और ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय भारत में अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वो कौन था? वेब मिलर। कौन था? वेब मिलर। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ कब हुआ? 1931 में हुआ। 5 मार्च 1931 में हुआ। दो महात्माओं का बीच में समझौता हुआ, ये सरोजिनी नायडू का कथन था। निम्नलिखित में से व्यक्ति में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? आ ही गया, सरोजिनी नायडू ने कहा था। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय ने की थी। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था, सरोजिनी नायडू भी ली थी और मदन मोहन मालवीय भी भाग लिए थे। मौलाना आजाद इसमें भाग नहीं लिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो ये वो था तीसरा। कौन हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और 1930 में हुआ था पहला, और 1902 में हुआ, 1931 में हुआ था दूसरा, और तीसरा हुआ 1932 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसमें अंग्रेज चाहते थे, पहले तो हिंदू और मुसलमान में वो बांट ही दिए थे और साथ ही साथ वो हिंदू और दलित में भी बांटने की कोशिश कर रहे थे। अब यहां से देखते हैं हम लोग, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो वो लंदन से लौटे थे। कहां से लौटे थे? लंदन से। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट क्रमशः दलित वर्ग की कितनी सीटों के लिए दी गई थी? तो 71 और 147 सीटों के लिए दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, श्री बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है पूना समझौता। क्या कहलाता है? पूना समझौता। इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली पैक्ट तो गांधी और इरविन के समझौता को कहा जाता है, लेकिन पूना पैक्ट के नाम से किसको जाना जाता है? बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के समझौता को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो पूना समझौता का उद्देश्य था कि दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले और वो अपनी बात को रख सके। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो राशिद अली को। किसको दिया गया था? राशिद अली को दिया गया था। आईएनए किस दिमाग की उपज थी? तो आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? तो मोहन सिंह। आप लोग सुभाष चंद्र बोस मत मारिएगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बाद में इसके सदस्य बने और इसका अध्यक्ष बने, लेकिन सबसे पहले इसकी
स्थापना किसने की थी? मोहन सिंह ने की थी। किसने की थी? मोहन सिंह ने की थी। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? रंगून में। कहा? रंगून में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था, क्या था? हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। क्या नाम था? ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पटना में हुई थी 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में हुई थी। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोक नायक। किसके नाम से? लोक नायक के नाम से पहचाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सर पी लॉरेंस। किसके द्वारा? लॉरेंस के द्वारा। इसको याद कर सकते हैं, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष में काल से याद कर सकते हैं। काल यानी कि क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर पी लॉरेंस। वो कौन सा अंग्रेज अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो ये थे अबुल कलाम आजाद। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सचिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। कब मनाया था? तो वर्ष 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो कितने प्रांतों में बना था? 6 प्रांतों में। कांग्रेस ने फिर 2 प्रांतों में और गठबंधन का सरकार बनाने की कोशिश की। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, और निम्नलिखित में से किस राज्य में? हरिपुरा कहाँ है? तो हरिपुरा गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। कौन था? और इसी ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि दिया था। क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर। तो कौन था? विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन है कि जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया
1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया था वो कौन सा था? वित्त विभाग था। कौन सा विभाग था? वित्त विभाग। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य तथा कृषि विभाग, क्योंकि ये बिहार से संबंधित थे तो बिहार से रिलेटेड इनको एग्रीकल्चर फील्ड मिला था। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कौन देखता था? तो आसफ अली। कौन देखा? आसफ अली। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? 1946 में जब चुनाव हुआ तो मुस्लिम लीग द्वारा किस प्रांत में सरकार बनाई गई थी? तो बंगाल में वो सरकार बनाया था और गठबंधन से बनाया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के द्वारा, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन किसने किया? तो पाकिस्तान को अलग बनाने का जो आंदोलन चला वो किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। और पहली बार पाकिस्तान नाम जो दिया था वो कौन दिया था? रहमत अली ने दिया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी था रहमत अली। कौन था? रहमत अली। तो रहमत अली के द्वारा पहली बार पाकिस्तान नाम सुझाया गया था। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने। किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव किसने रखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने। किसने रखा था? मोहम्मद इकबाल ने। और पाकिस्तान नाम कौन सुझाया था? तो चौधरी रहमत अली ने। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 1940 में पारित किया गया था। चलिए यहां से देखते हैं हम लोग, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जब सत्ता हस्तांतरित हो रहा था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए इसको घोषित किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे। कब आए थे? यथासंभव भारत को संयुक्त रखने के विशेष हिदायत के साथ उनको भेजा गया था, लेकिन अंततः भारत का विभाजन हो गया। भारत के विभाजन के संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो 3 जून 1947 में इसकी घोषणा हुई थी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे। कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आरंभ किसने किया था? तो विनोबा भावे। ये पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो वर्ष 1942 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो विंस्टन चर्चिल ने। किसने भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। किस दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर एक उत्तर दिनांकित चेक कहलाया? और किसने कहा? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। पोस्ट डेटेड चेक का नाम किसने दिया था?
और बिना इंजन का गाड़ी किसने बताया था जिसमें ब्रेक ही ब्रेक है? और जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत को विभाजन टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? बी आर अम्बेडकर। और विधि मंत्री भी कौन बने? बी आर अम्बेडकर। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली। और स्वतंत्र होने से पहले कौन था? विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल। भारत का विभाजन का बाल्कन प्लान उपज कहा जाता है और किसने कहा था? ये लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में की गई थी। 1861 में की गई थी। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे। तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942। इसमें ऑप्शन है 9 अगस्त, तो हम टिक मारेंगे 9 अगस्त 1942। करो या मरो का निम्नलिखित आंदोलन में से किससे संबंधित था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के अंतर्गत की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये अंग्रेजों का पहला रेगुलेटिंग एक्ट था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में क्या थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी और भारत सरकार 1919 का जो अधिनियम आया उसका आधार बना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था। कब आया था? वर्ष 1919 में आया था। गीता रहस्य के लेखक किन्हें कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के लेखक है। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? तो कैथरीन मेयो द्वारा मदर इंडिया की पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1942 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, यानी प्रस्तावित किया गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया था? तो बंबई में आगा खान पैलेस में बनाया गया था। 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं का हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था वो कौन थे? वो कौन थे? शिव कुमार और रामानंद। कौन थे? शिव कुमार और रामानंद थे। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट का लेखक वेलेंटाइन सिरोल था। कौन था? वेलेंटाइन सिरोल था। अरविंद घोष ने क्या लिखा था? द लाइफ डिवाइन। क्या लिखा था? द लाइफ डिवाइन। इंडिया विंस फ्रीडम की पुस्तक का लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आजाद। कौन है? अबुल कलाम आजाद। इंडियन स्ट्रगल का पुस्तक का लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। एनहिलेशन ऑफ द कास्ट का लेखक कौन है? तो बी आर अम्बेडकर। कौन है? बी आर अम्बेडकर। स्प्लिटिंग टाइगर पुस्तक जीवनी किसकी है? तो सुभाष चंद्र
स्प्रिंगिंग टाइगर क्या है? स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जिन्होंने किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस की। आगे क्वेश्चन है कि 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, कहां पे? तो सिंगापुर में सबसे पहले ये अस्तित्व में आई थी। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो इसमें से आंसर हो जाएगा भूला भाई देसाई। किसने की थी? भूला भाई देसाई। देखिए जवाहरलाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू सबने किया था, लेकिन यहाँ आंसर के हिसाब से भूला भाई देसाई हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो ये कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था। किसका था? सुभाष चंद्र बोस का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वो नगर था कटक, और कटक कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। द कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? द कार्ल मार्क्स। कौन है? दास कैपिटल और द कैपिटल दोनों के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। उपन्यास दुर्ग नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्ग नंदिनी के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा था। किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। पैसेज टू इंडिया किसने लिखी थी? तो E.M. फोस्टर ने लिखा था। किसने लिखा था? E.M. फोस्टर ने लिखा था। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का लेखक कौन है? तो B.D. सावरकर। कौन है? B.D. सावरकर। B.D. सावरकर। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो मोहन सिंह। कौन थे? मोहन सिंह। मोहन सिंह थे। अगला क्वेश्चन है कि माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक कौन है? तो पंडित रविशंकर। कौन है? पंडित रविशंकर। निर्मला के लेखक कौन है? तो निर्मला के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। गोदान एवं गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट समाप्त होता है और आगे से हम लोग पॉलिटी का लेक्चर देखेंगे और इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें प्राचीन भारत और मेडाइवल यानी कि मध्यकालीन भारत दोनों के इतिहास को मर्ज करके 150 क्वेश्चन का आसपास हम उसको कवर करेंगे और इसमें आपको कम से कम 500 क्वेश्चन कवर हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री में और इसकी जो वेटेज होती है वो एग्जाम में अधिक होती है, इसीलिए इसको अधिक पढ़ाया गया है। और इसी तरह हम पॉलिटी का कम से कम 300 से 500 क्वेश्चन के बीच में उसको लाएंगे और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।